नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है अध्याय 5, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम आंकड़ों का प्रबंधन, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे समक्ष। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। कहने का मतलब है हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी, जो कि कक्षा 9th और 10th में भी है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहीं से हम समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या न हो। तो भैया पहले बताओ ये पासा क्या होता है? जब हम लूडो खेलते हैं या वो सांप सीढ़ी खेलते हैं तो ऐसा यंत्र होता है ना, जिसके पृष्ठ कितने होते हैं? 6, और प्रत्येक पर अलग अलग अंक होते हैं। ये वाला हमारा डाइस जिसको बोलते हैं पासा। कुल कितने होते हैं इसमें? कुल होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्या होती है प्रत्येक पृष्ठ पर। तो पूछा क्या है? 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो 4 से बड़ी कौन है? 5 और 6। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करें? तो भैया ये सूत्र हमेशा याद रखना। हवाला कर रहे हैं अपन अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस, अनुकूल परिणाम यानी क्या पूछा है? 5 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 2। यानी पासा फेंकेंगे तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, कुल मिला के कुल अनुकूल परिणाम कितने आ सकते हैं? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 6, यानी 6 में से कोई सा भी पृष्ठ आ सकता है। यानी कुल कितने हैं? 6। ये हो गया हमारा हल। चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 का भाग लगा दीजिए। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो क्या है? 4 से बड़ी संख्या का 1/3। ये था आपकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अगला प्रश्न क्या है? 4 से बड़ी संख्या न हो। 4 से बड़ी संख्या न हो, तो 4 से बड़ी संख्या कौन? 5 भी नहीं होना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए और 4 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 4 के बराबर है। तो कितने परिणाम होंगे? अनुकूल परिणाम है 1 भी आ सकता है, 2 भी और 3 भी। तो क्या होगा? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3/6। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये हो गए आपकी 4 से बड़ी संख्या न हो। कई बार इस प्रश्न में 4 को भी शामिल कर लेते हैं, तो क्या होता है? 4/6। वैसे वह भी गलत नहीं है, तो यह भी गलत नहीं है। प्रश्न है, एक थैले में 10 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? कुल 10 कंचे हैं, जिनमें 4 सफेद रंग के हैं, 3 लाल रंग के हैं, 2 नीले रंग के हैं और 1 हरा है। थैले में बिना देखे कंचे निकालते हैं, प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, वही सवाल है, लाल कंचे की प्रायिकता। तो भैया देखिए, लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हैं 3, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 कंचे आ सकते हैं। और कुल कंचे, कुल परिणाम कितने हैं? यानी कुल कंचे हैं 10। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता बनेगी आपकी 3/10। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफेद कंचा न प्राप्त करना। हमें सफेद कंचा नहीं चाहिए, तो सफेद कंचा कितने हैं? सफेद कंचे हैं 4, जो कि नहीं होना चाहिए। और बाकी कितने बचेंगे? कुल कंचे हैं 10, 10 में से सफेद को कम कर देंगे तो बचेंगे 6, यानी यह 6 कंचे आने की प्रायिकता ज्ञात करने से 6, और कुल कंचे कितने हैं? 10। तो सफेद कंचे न आने की प्रायिकता रहेगी आपकी 6/10। प्रश्न तीसरा है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह एक दंड आलेख है, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या है और ये किस वर्ष कितने विद्यार्थी हैं ये दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है? इस दंड आलेख द्वारा
क्या सूचना दी गई है? तो प्रश्न में ही छुपा हुआ है इसका उत्तर। क्या सूचना मिल रही है? दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। अ वाले का दंड आलेख में अलग अलग वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इसका उत्तर हमें प्रश्न में ही मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? यानी किस वर्ष में बच्चे अचानक बढ़ गए हैं? तो दंड आलेख देखिए सबसे ज्यादा बिल्डिंगों में डिफरेंट या अंतर कहां नजर आ रहा है? तो भैया यहां नजर आ रहा है। यहां पर थे विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, अचानक से कितनी हो गई? 200 हो गई। यानी किस साल, किस वर्ष से ज्यादा वृद्धि हुई है? तो 150 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है 2004 और 5 में। इतना डिफरेंस हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ब वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? 2004 व 2005 में विद्यार्थियों की वृद्धि अचानक हुई है। प्रश्न स है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? यानी आप देख लीजिए किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। कौन सी बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नजर आ रही है? ये 2007 और 8 में 350 विद्यार्थी है जो कि अधिकतम है। 2007 व 8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। द वाला क्या पूछा गया है? बताइए कि यह बात सत्य है कि असत्य है। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या से दुगनी है कि नहीं? देख लेते हैं। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या थी, ये 2005-6, इसमें विद्यार्थियों की संख्या है कितनी? 250। ठीक है, और 2003-4 में कितनी है विद्यार्थियों की संख्या? 100। क्या 100 का यह डबल है क्या? नहीं साहब, ये तो डबल से भी ज्यादा है। 100 का डबल 200 होगा, ये तो 250 है। तो बात सत्य है कि असत्य है? असत्य है। द का उत्तर आएगा असत्य। ठीक है, प्रश्न चौथा है, निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 2 परीक्षाएं हुई थी 2005, 6 और 6-7 में। तो एक विद्यार्थी का यह परिणाम प्रस्तुत है। एक ही विद्यार्थी के अलग अलग विषयों के अलग अलग वर्षों के प्राप्त अंकों का दर्शाया गया है यहां पर, और इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो ये तो प्रश्न में ही लिखा है क्या सूचनाएं मिल रही है। तो ये तो लिख लेते हैं अपन अ वाले का उत्तर। दंड आलेख में दो शैक्षिक वर्षों में विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं।
ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर तो हमारे प्रश्न की पहली पंक्ति से ही मिल गया। अगला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? देख लेते हैं दंडालेख। तो देखिए किस में अधिक सुधार हुआ है ना, डिफरेंस किस में? तो भैया देखो, गणित में पहले उसको 30 अंक प्राप्त हुए थे और फिर दूसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए? 60। यानी सबसे ज्यादा सुधार आप देखेंगे तो कहां हुआ है? गणित विषय में। ठीक है, गणित विषय में सुधार हुआ उसका। सब वाला उत्तर क्या हो जाएगा? गणित। गणित में उसका सबसे ज्यादा सुधार हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? यानी पहले अच्छे अंक प्राप्त किए थे और दूसरी परीक्षा में अंक में थोड़ा सा गिरावट आई। तो दंडालेख देखिए ना, कहां गिरावट आ रही है? ये बिल्डिंग नीची, फिर बड़ी, ये नीची, ये बड़ी, ये नीची, ये बड़ी। यहां देखेंगे अंग्रेजी में पहले उसको अंक प्राप्त ज्यादा हुए थे, पर दूसरी परीक्षा में अंक उसको कम हो गए, यानी उसका प्रदर्शन खराब हुआ है ना। तो किस विषय में खराब हुआ उसका? अंग्रेजी में। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो स वाले का उत्तर क्या आएगा? अंग्रेजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा नहीं बराबर रहा? तो आप दंडालेख को देखेंगे तो हिंदी विषय में पहले जैसा परफॉर्मेंस था, जितने अंक प्राप्त हुए थे उतने ही अब भी प्राप्त हुए। तो क्या रहेगा द वाले का उत्तर? हिंदी। ठीक है, प्रश्न है, 10 पृथक पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई, यानी 10 पर्चियां बनाई गई और प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग अंक लिखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लिखा और एक बॉक्स में रखकर अच्छी से मिला दिया उनको। ठीक है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाल ली जाती है। तो प्रश्नों की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, जैसे कंचे के प्रश्न आते हैं वैसे ही पासे के आते हैं, वैसा ही प्रश्न है। यानी एक बॉक्स में 10 पर्ची है और प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग अंक लिखा है। कितने अंक लिखे हैं? 1 से लगाकर 10 तक के अंक। ठीक है, पहला प्रश्न है, संख्या 6 प्राप्त करना। तो भैया उस पर्चियों में 6 अंक कितने पर्ची पर लिखा हुआ होगा? तो एक पर्ची पर, यानी अनुकूल परिस्थिति कितनी रहेगी? 1। और कुल पर्चियां कितनी है? 10। तो प्रायिकता कितनी आएगी? 1/10। पहले का उत्तर। ब वाला है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 10 पर्चियों पर प्रत्येक अंक लिखा हुआ है, तो 6 से छोटे अंक कितने हो जाएंगे? 6 से छोटे अंक है 1 2 3 4 और 5, यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी रहेंगी? 5। और कुल कितनी है? 10। ये किसका उत्तर है? ब वाले का। अच्छा, इसको सरल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या प्रायिकता आएगी इसकी? 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 6 से बड़ी होती है 7 8 9 10। कुल मिला के कितनी संख्या है? 4। यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी रहेगी? 4। और कुल कितनी है? कुल पर्चियां है 10, यानी 4/10। इसको सरल करेंगे तो 2 का भाग ऊपर और नीचे चला जाता है, 2 दूनी 4 और 2 पंज 10। ठीक है, क्या होगी इसकी प्रायिकता? 2/5। अगला प्रश्न है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो भैया 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं में एक के अंक कितनी संख्याओं में है? तो 9 तक की संख्या है, 1 अंक से बनती है। 10वां अंक 2 अंक से बनता है। तो कुल परिस्थितियों में से अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 9 है और कुल परिस्थितियां कितनी है? 10 है। तो प्रायिकता रहेगी 9/10। यह थे आसान से प्रायिकता के सवाल। प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे में कितने प्रश्न होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न होते हैं और 6 ही प्रश्न पर अलग अलग अंक होते हैं। इस प्रकार से लूडो खेलते हैं अपन, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो वाला पासा।
ठीक है, पहला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या क्या है इसमें, तो भैया पहले देख लीजिए, ये एक तो न तो अभाज्य होता है न भाज्य होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन हुई, 2, 3 और 5। ठीक है, यानी अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, 3, और कुल कितने हैं, 6। ठीक है, तो 3/6, इसको सरल कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा अ वाले का उत्तर। ब है एक अभाज्य संख्या नहीं हो, नहीं हो, अभाज्य संख्या नहीं हो, तो अभाज्य संख्या कितनी नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। अक्सर इस प्रश्न में गलती होती है, त्रुटि होती है। कैसे होती है, अभाज्य संख्या कितनी है, यहां पर 3 है, और अभाज्य संख्या नहीं होगी वो भी 3 कर देते, जबकि यह अपना एक है ना, ये न तो अभाज्य है न भाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या नहीं वाली कौन सी है, तो ये 4 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है, और दूसरी कोई है भाज्य संख्या है, नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा, अनुकूल परिस्थितियां हैं 2 और कुल परिस्थितियां हैं 6, यानी 2/6 रहेगा, और इसको सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस पर 3 कर देते हैं। 3 क्यों कर देते, एक को भी शामिल कर देते हैं, वे करते क्या है, 3/6, ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो 6 में से 3 कम कर देते हैं, यहां गलती हो जाती है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या न हो तो भाज्य संख्या क्या होगी, 4 और 6, उस दृष्टि से उत्तर क्या आएगा, 2/6, इसको सरल करेंगे तो 1/, या दूसरी दृष्टि से देखें तो एक अभाज्य संख्या न हो, अभाज्य संख्या कौन है, एक भी न तो अभाज्य है न भाज्य, तो अभाज्य तो नहीं है ना, तो 1, 4, 6, तो इसका उत्तर 3/6 भी हो सकता है। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 1/2। ठीक है, आपको कौन सा सही लगता है कमेंट जरूर कीजिए। मेरी दृष्टि से तो यह वाला भी प्रश्न का उत्तर सही है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था एक अभाज्य संख्या नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं 6 भी अभाज्य नहीं है, 4 भी अभाज्य नहीं है, और 1 भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये तो न भाज्य है न अभाज्य, अभाज्य तो नहीं है ना। तो कुल मिला के 3 परिस्थितियां हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां 3 हैं, कुल परिस्थितियां हैं 6, 3/6, इसको सरल करेंगे तो 1/2। ठीक है, मेरे अनुमान से यह उत्तर सत्यता के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है, अकेला 6 है, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई, अनुकूल परिस्थितियां हुई 1, और कुल परिस्थितियां कितनी है 6, तो इसका सवाल की प्रायिकता क्या बनेगी, 1/6। द वाला प्रश्न पूछ रहा है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या एक कौन सी है, 6, ये नहीं होना चाहिए, तो बाकी क्या रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5/6 प्रश्न में पूछा गया था। 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है। कुल मिला के अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 6, यानी 5/6। प्रश्न 7वां है, दी गई पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पाई चार्ट है, वृत्त में इस प्रकार के अंश के कोणों को प्रदर्शित करते हैं, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला पूछा है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि सिंचाई की जाती है, 46%। 46%। अगला प्रश्न है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो हम देख पा रहे हैं 17% भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है।
17% भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ट्यूबवेल से 25% भूमि सींची जाती है। 25% भूमि ट्यूबवेल से सींची जाती है। ठीक है, यह था हमारे पाई चार्ट को देखकर सरल से प्रश्नों के उत्तर दिए हमने। प्रश्न है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य की वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक तरफ उत्पाद है गेहूं, शक्कर, चावल, और दूसरी तरफ है वार्षिक उत्पादन टन में। ठीक है, इनका क्या करना है? पाई चार्ट पर हमें प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। पाई चार्ट के लिए कुछ रूपरेखा बना लेते हैं। ठीक है, उत्पाद, ठीक है, वार्षिक उत्पादन, उत्पाद कौन सा अपना? गेहूं। वार्षिक उत्पादन कितना है गेहूं का? 2750 टन। ठीक है, अब ये 2750 संपूर्ण उत्पादन का कितना हिस्सा है? यानी संपूर्ण का भाग या हिस्सा। संपूर्ण कितना? तो तीनों को आप जोड़ लीजिए, यानी 2750, 2500 और 1500 को जोड़ेंगे तो संपूर्ण भाग आएगा आपका 6750 टन। 6750 में गेहूं का भाग है 2750। ठीक है, यह संपूर्ण का भाग हो गया। अब हमें पाई चार्ट में केंद्रीय कोण की आवश्यकता पड़ेगी, तो केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण, ठीक है, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए पहले इस भाग को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। इस शून्य से ये शून्य गई। ठीक है, अब 675, 600, 275 कुल मिला के 25 का भाग ऊपर और नीचे चला जाएगा। तो देखिए 25 दूना 50, यहां से बचेगा 17 और 5 यानी 175 हो जाएगा, और 175 आएगा 25 के पहाड़े में 7 बार में, यानी 125 7 175। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25 बचेंगे कितने? यहां से 2, और अगले स्टेप में हो जाएंगे 25, तो 25 एकम 25, तो क्या प्राप्त हुआ? 11/27, यानी केंद्रीय कोण रहेगा आपका 11/27 गुणित 360। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 36 और 27, तो 9 का भाग चला जाएगा बिल्कुल। 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और ये 0। ठीक है, अब 11 का गुणा 40 में कर देंगे तो 11 शून्यम 0 और 11 चौक 44, क्या प्राप्त हुआ? 440/3। अब इसको भाग लगा दीजिए आप, तो 3 एकम 3 बचेगा, यहां से 1 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12 बचेंगे 2 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18। ठीक है, बचेंगे 2 दशमलव लगाएंगे, 3 छंग 18, ये प्राप्त होता रहेगा बार बार। तो
ये 5 से ऊपर आ रहा है दशमलव के बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं 147 डिग्री। ये क्या रहेगा? लगभग। ठीक है, ये गेहूं का हमें केंद्रीय कोण आ गया। इसी प्रकार से हम शक्कर का निकाल लेते हैं। शक्कर का उत्पादन कितना हुआ है? 2500। वही संपूर्ण का भाग कितना है? यानी 2500 बटे 6750। अब इसको सरल कर देते हैं। वही ऊपर और नीचे 25 का भाग लगा देते हैं। यह शून्य से तो ये शून्य गई, इससे ये गई, और नीचे 25 से भाग लगाएंगे तो ये 27 ही आएंगे। ठीक है, और ऊपर लगाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 शून्य शून्य, क्या प्राप्त हुआ? 10 बटे 27। 10 बटे 27 गुणित 360। ठीक है, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और 9 शून्य शून्य, तो क्या प्राप्त हुआ? 10 गुणित 40, 10 शून्य शून्य, 10 चौक 40, यानी 400 बटे 3 का भाग लगा दीजिए। 3 एकम 3, बचेगा 1, 10 हो जाएंगे। 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, अगले स्टेप में 10 हो जाएंगे। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएं 10 हो जाएंगे। फिर 3 3 आता रहेगा हर बार। तो इसको हम कर सकते हैं, ये 3 5 से छोटा है तो हम इसको 133 ही ले लेते हैं। ये भी क्या रहेगा? लगभग। ठीक है, चाहे तो आप दशमलव में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कोण बनाने में दिक्कत आएगी। अगला क्या है अपना? चावल। समय ज्यादा लग जाए लेकिन समझिए ध्यान से आप। चावल है 1500। कुल का कितना भाग है? यानी 1500 बटे 6750। इसको भी सरल कर देते हैं अपन। 25 से भाग लगाएंगे तो नीचे तो 27 ही आएगा, और ऊपर ये शून्य से शून्य कट गई थी, तो 25 छंग 150, 6 बटे 7, यानी केंद्रीय कोण रहेगा 6 बटे 27 गुणित 360। वही 9 से भाग काट दीजिए। 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 0, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 6 शून्य शून्य और 6 चौक 24 बटे कौन है? 3 है, 3 से भाग लगा दीजिए। 30 तीनों 24 और 3 शून्य शून्य, क्या आएगा? 80 डिग्री। यानी हमें तीनों कोणों प्राप्त हो गए, 147, 133 और 80। इन तीनों का योग 360 डिग्री आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। चलिए अब पाई चार्ट बना लेते हैं। मेरे पास स्पेशल कोई साधन नहीं है, तो मैंने एक कमाल का ढक्कन लिया। ठीक है, और कमाल के ढक्कन से ये आपका एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये वृत्त बन गया, ये हमारी पाई बन गई। अब गेहूं का भाग कितना है? 147 डिग्री का कोण बना लीजिए। तो साहब ये हम 147 डिग्री का कोण झट से बना लेते हैं। ये किरण खींच लीजिए। ठीक है, ये 40, ये 50, ये यहां पर आएगा 147 के लगभग। ठीक है, ये बना लिया हमने 147, और ये कितना है? यह है हमारा गेहूं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? शक्कर है कितना? 133 के लगभग। तो 133 डिग्री का कोण बना लेते हैं अपन। ये साहब, ये हमने चंदा मामा को रखा, और 133, तो ये साहब 10 20 30 40 100 110 100 ये 140 और 130, यहां आएगा लगभग आपका 133। ये बन गया 133। क्या है यह? यह है 133 डिग्री, और यह है हमारी शक्कर। ठीक है,
और अन्य बचेगा क्या, तो 80, ये तो 80 डिग्री देगा। ये क्या है आपका, चावल। आशा है आप इस प्रश्न के माध्यम से पाई चार्ट बनाना सीख गए होंगे। समय ज्यादा लगा है लेकिन सिखाने का प्रयास पूरा किया गया है। हमारे समक्ष 672 विद्यार्थियों के स्कूल के आने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तो भैया पाई चार्ट में विद्यालय आते हैं बच्चे, उनको प्रदर्शित किया गया है कि वे किस प्रकार किस साधन से विद्यालय आ रहे हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट है। 80 डिग्री पैदल आ रहे हैं, बस से 120 डिग्री आ रहे हैं, साइकिल से 90 डिग्री और कार से 70 डिग्री आ रहे हैं। यहां पर डिग्रियों में प्रदर्शित है। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल आते हैं? कितने आते हैं, कैसे पता करें? यहां पर साइकिल से आते हैं 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। पहला तो 90, ठीक है, और बटे क्या आएगा, 360, क्योंकि 90 डिग्री कितने में से है, कुल है 360 डिग्री में से 90 डिग्री साइकिल वालों का है। और वास्तव में कितने विद्यार्थी है, 672। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। कैसे करें भाई, शून्य से शून्य को मार दिया हमने। ठीक है, अब क्या करें, 9 से 36 को मार दे, बिल्कुल मार दे। 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 672 बटे 4। 4 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे 2, हो गए 27, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, बचेंगे 3, हो जाएंगे अब 32 और 4 अठो 32। तो क्या आया, 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। अतः 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल आते हैं? ठीक है, तो यहां डिग्रियों में देखेंगे कितने डिग्री का अंश कोण बन रहा है, तो बस से 120 डिग्री। तो हल कैसे करें, 120 बटे 360 गुणित 672, 0 से 0 गया। ठीक है, और 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो क्या बचा, 672 बटे 3। 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो कितना आया, 224। अतः 224 विद्यार्थी बस से जाते हैं विद्यालय को। ठीक है, हमें डिग्रियों में यानी अंश में, कोणों में, अंश में दिया गया था संख्या, उसे हमने फिर विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तित किया। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों का पाई चार्ट बनाना है। पसंद है वह प्रदर्शित है। लाल 45% को, हरा 30% को और पीला 25% विद्यार्थी को। चलिए पाई चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं रंग, कौन सा रंग, लाल। ठीक है, फिर व्यक्तियों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत को लाल पसंद है, तो 45% को। ठीक है, अब संपूर्ण का कितना भाग है,
संपूर्ण का भाग या हिस्सा, यानी 45 किसका है, पूरे 100 में से 45, यानी 45/100। ठीक है, अब इसका केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। केंद्रीय कोण, ठीक है, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालें, 45/100, ठीक है, गुणित पाई चार्ट में होता है कुल कोणों की संख्या 360, 360 से गुणा कर दें। ठीक है, क्या करें, इस शून्य से इसको मार दो साहब। ठीक है, 5 दूना 10, 5 से काटा और 5 9 45, तो क्या बचा आपका 9 गुणित 36 और 2 बटे में, तो 2 का भाग 36 में चला जाएगा, तो ये दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, तो क्या हुआ 9 गुणित 18, 18 9 162, या 9 का गुणा 18 में करो या 18 का गुणा 9 में करो तो 162 ही आएगा। ठीक है, ये लाल रंग का हमने निकाल लिया कितने अंश का, 162 डिग्री का कोण बनेगा। फिर क्या है, हरा रंग, हरा रंग हरि सिंह नलवे से, ठीक है, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हरा रंग है 30% लोगों को पसंद है, तो क्या करें 30/100, और इसको निकालेंगे तो 30/100 गुणित 360, तो क्या इस शून्य से ये, और 10 एकम 10 और 10 तिया 30, और क्या बचा 3 गुणित 36, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, तो कितना आया 108 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगला कौन सा है, पीला रंग, पीला, पीला रंग कितने को पसंद है, 25% को, तो इसका संपूर्ण का भाग क्या, 25/100, इसको सरल यही कर सकते हैं अपन, 25 1 25 चौक 100, तो क्या होगा 1/4, यानी 1/4 गुणित 360, तो 4 से भाग लगा देते हैं, 4 एकम 4 और 4 9 36 और 4 शून्य 0, तो प्राप्त होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमने लाल हरा पीला के कोण निकाल लिए। अब बना लेते हैं पाई चार्ट। तो हम एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त के अंदर 90 डिग्री का जो पीला है, लाल रंग के लिए 162 डिग्री का और हरे रंग के लिए 108 डिग्री का कोण बना लेंगे और इस प्रकार हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। समय ज्यादा लगा है लेकिन प्रयास किया गया है कि प्रत्येक प्रश्न आप अच्छी तरह समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।